फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को विल हैव टू और शैल हैव टू के यूज के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि आप लोग कहां विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज़ करेंगे। तो जब हिंदी वाक्य के अंत में ना पड़ेगा या ना होगा लगा रहेगा तो आप उस वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज़ करेंगे। यानी आपको हिंदी वाक्य देखना है, अगर हिंदी वाक्य के अंत में ना पड़ेगा या ना होगा अगर यह लगा रहेगा तो आप उसे ट्रांसलेट करने के लिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप जो है विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह के वाक्यों में एक और चीज़ छिपा रहता है, यानी जहाँ पर विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज़ करना होता है उस वाक्य में एक और चीज़ छिपा रहता है। वो मैं आपको वाक्य की एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, तुम्हें यह करना पड़ेगा, या ऐसे भी यह आ सकता है, तुम्हें यह करना होगा। तो फ्रेंड्स, इस वाक्य से पता चलता है कि इसे करना जो है मजबूरी है। ठीक है, जो भी इस काम को करने वाला है उसकी मजबूरी है कि इसे करना पड़ेगा। ठीक है, यानी इसमें बाध्यता और मजबूरी का भी पता चलता है। जैसे इस सेंटेंस को आप देखें, तुम्हें यह करना पड़ेगा या तुम्हें यह करना होगा, तो करना पड़ेगा यानी मजबूरी है, उसको हर हाल में यह करना पड़ेगा, या करना होगा तो भी मजबूरी समझ में आ रहा है। यानी ऐसे सेंटेंसों से मजबूरी या बाध्यता जो है का पता चलता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज़ क्यों सीखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब भी आप हिंदी से इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करना हो और वाक्य जो है, मान लीजिए आपके सामने ये सेंटेंस है, तुम्हें यह करना पड़ेगा या तुम्हें यह करना होगा, तो अगर आप इसके यूज़ के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि इसका जब यूज़ होता है तो हिंदी वाक्य के अंत में ना पड़ेगा ना होगा जो है लगा रहेगा तभी इसका यूज होगा। तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि यहाँ पे ना पड़ेगा लगा हुआ है, तो हमको यहाँ पे यूज करना है विल हैव टू का या शैल हैव टू का। तो जब भी आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना हो या आप सीख रहे हैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना, तो वहाँ पे जो है आपको विल हैव टू शैल हैव टू का यूज़ करना होगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लीजिए आप जो है इंग्लिश से हिंदी मीनिंग निकालना सीख रहे हैं या जो है इंग्लिश से हिंदी मीनिंग निकालने में आपको दिक्कत होती है और आपके सामने मान लीजिए यही सेंटेंस है, यू विल हैव टू डू दिस, तो अब आप जो है इसका सेंटेंस जो है हिंदी मीनिंग आप जो है इस सेंटेंस का कैसे निकालेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो किस ढंग से उसको हम सामने रखें, उसका मीनिंग कैसे निकालें। विल हैव टू, तो आप देखेंगे यहाँ पे लगा है विल हैव टू, तो जब आप विल हैव टू को देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि जब ये विल हैव टू का यूज़ होता है तो हिंदी वाक्य के अंत में आता है ना पड़ेगा या ना होगा। ठीक है, तो आप मीनिंग निकाल लेंगे। तो दोनों चीज़ें हैं, जब आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करें या इंग्लिश से हिंदी मीनिंग निकालना हो आपको, तो दोनों जगह जो है आपको विल हैव टू शैल हैव टू का यूज़ आपको करना होगा और आपको इसे सीखना होगा, तभी आप कर पाएंगे। तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना हो आपको या इंग्लिश से हिंदी मीनिंग आपको निकालना हो, तो इन दोनों कंडीशंस में आपको जो है विल हैव टू शैल हैव टू को जानना ही पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग बहुत कुछ सीखते हैं लेकिन आप लोगों को सीखना क्या चाहिए वो आपको नहीं मालूम है। ठीक है, यानी आपकी कमजोरी क्या है, आप अपने कमजोरी के हिसाब से चीज़ों को सीखेंगे तो आप जो है अच्छे से सीख पाएंगे और जिस चीज़ की ज़रूरत है आपको वही सीखना होगा। ठीक है, तो इसका यूज़ हम करेंगे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में या इंग्लिश से हिंदी मीनिंग हम निकाल रहे हैं तो वहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, विल हैव टू और शैल हैव टू को हम लोग मॉडल वर्ब की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, और जब हम विल हैव टू शैल हैव टू का यूज़ करते हैं तो उस वाक्य में, उस सेंटेंस में हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है विल हैव टू और शैल हैव टू के साथ। ठीक है, अब हम लोग यह देख लेते हैं कि किन सब्जेक्ट के साथ विल हैव टू का यूज किया जाएगा और कहाँ पर शैल हैव टू का यूज किया जाएगा। तो आई और वी इनके साथ जो है, आई और वी इनके साथ जो है हम लोग शैल हैव का यूज करते हैं, शैल हैव टू का यूज करते हैं। ठीक है, और बाकी जितने सब्जेक्ट हैं जैसे ही हो गया, शी हो गया, ठीक है, यू हो गया, दे हो गया, ठीक है, कोई नाम आ गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए अमन आ गया, या कोई सब्जेक्ट जो प्लूरल फॉर्म में हो जैसे बॉयज़, ठीक है, तो इस तरह के सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल हैव टू का यूज करेंगे, विल हैव टू इसका यूज करेंगे।
आपको याद रखना बस आई और वी, इनके साथ जो है शैल हैव टू का यूज़ होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को हर तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट करना बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग विल या शैल लिखा जाएगा, फिर हैव टू का हम लोग यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख करके फुल स्टॉप लगा देंगे अगर ऑब्जेक्ट है तो, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है मुझे पटना जाना पड़ेगा। मुझे का होता है आई, तो मैंने आई लिख दिया। अब आई के साथ लगता है शैल हैव टू, तो हम लिखेंगे शैल हैव टू, आई शैल हैव टू। और जाना का हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो यहाँ पे जाना आया है तो जाना का हो जाएगा गो, और उसके बाद पटना तो हो जाएगा टू पटना, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग शैल हैव लिखा गया है, शैल हैव टू, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर यहाँ पे टू लगा करके पटना को लिख दिया गया। आई शैल हैव टू गो टू पटना, मुझे पटना जाना पड़ेगा या मुझे पटना जाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपको मेरे पास आना पड़ेगा। तो आपको इसका हो जाएगा यू, और यू के साथ लगता है विल हैव टू, तो विल हैव टू हम लोग लिखेंगे विल हैव टू, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आना, तो आना का हो जाएगा कम, और मेरे पास का हो जाएगा टू मी, कम टू मी, मेरे पास, फुल स्टॉप। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हमने विल हैव टू को लिखा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद मेरे पास का टू मी, ठीक है। यू विल हैव टू कम टू मी, आपको मेरे पास आना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेंड्स अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग विल शैल लिखा जाएगा, और हैव टू से पहले हमको नॉट लगाना है, यानी विल शैल को लिखने के बाद हमको नॉट लगाना है, उसके बाद लिखना है हैव टू, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखकर फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। पहला सेंटेंस है मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। तो मुझे का आई, और आई के साथ शैल लगता है तो हम लोग शैल लिखेंगे, आई शैल। अब उसके बाद नॉट लिखना है, आई शैल नॉट, उसके बाद हैव टू, और जुर्माना देना, तो पे मीन्स होता है देना या चुकाना, और जुर्माना का फाइन, पे द फाइन, ये पूरा मीनिंग हो जाएगा जुर्माना देना या जुर्माना चुकाना। आई शैल नॉट हैव टू पे द फाइन, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिखा, उसके अकॉर्डिंग शैल, और नॉट का यूज़ जो है शैल और हैव के बीच में करते हैं, फिर हैव टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद द फाइन जो आया है उसको लिख दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है सीता को पैदल नहीं जाना पड़ेगा। तो हम लोग सीता का यहाँ पे सीता लिखेंगे, उसके बाद विल, सीता के साथ विल लगेगा तो विल, उसके बाद हमको नॉट लगाना है, और फिर उसके बाद हैव टू, ठीक है। और जाना का हो जाएगा गो का फर्स्ट फॉर्म, और पैदल का होता है ऑन फुट, पैदल। सीता विल नॉट हैव टू गो ऑन फुट। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग विल, फिर नॉट, फिर हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे आया है पैदल, तो पैदल की इंग्लिश होती है ऑन फुट, ठीक है। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में ऐसे सेंटेंस देखेंगे जिसमें क्या सबसे पहले आता है, तो इसको बोलते हैं क्वेश्चन फ्रॉम आउटसाइड। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग विल शैल को ही लिखते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर आई भी होगा तो शैल लिखा जाएगा, बाकी कोई भी सब्जेक्ट होगा तो विल लिखा जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट लिखने के बाद अगर सेंटेंस में नहीं आया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या उसे पछताना पड़ेगा? अब देखिए यहाँ सबसे पहले विल शैल लिखा जाएगा, तो सब्जेक्ट हमको देखना पड़ेगा, तो उसे का ही और ही के साथ विल लगता है, तो सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट विल ही, और उसके बाद इसमें नहीं आया तो नॉट नहीं लगाएंगे, हैव टू, विल ही हैव टू, और पछताना का रिपेंट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, विल ही हैव टू रिपेंट, क्या उसे पछताना पड़ेगा। सबसे पहले विल लिखा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर हैव टू का यूज़ हुआ है, और फिर उसके बाद रिपेंट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है।
क्या हम लोगों को कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ेगा? क्या क्या के लिए विल शैल पहले लिखेंगे, तो यहाँ हम है, हम का वी के साथ शैल लगता है, तो शैल को हम सबसे पहले लिखेंगे, शैल वी। अब यहाँ पे नहीं भी आया तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, शैल वी नॉट, उसके बाद हैव टू। अब उसके बाद हैव टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो नहीं करना, करना का डू, शैल वी नॉट हैव टू डू, और कठिन परिश्रम का हार्ड वर्क, HARD, हार्ड वर्क, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, शैल वी नॉट हैव टू डू हार्ड वर्क, सबसे पहले शैल लिखा गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद नहीं आया था सेंटेंस में तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, और फिर उसके बाद हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद कठिन परिश्रम आया था तो हार्ड वर्क हमने लिख दिया लास्ट में, उसका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। शैल वी नॉट हैव टू डू हार्ड वर्क, क्या हम लोगों को कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ेगा? फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव में ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में लगा रहता है, जैसे यहाँ पे कब आया है, यहाँ पे क्यों आया, तो इसको बोलते हैं क्वेश्चन फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, इंट्रोगेटिव में। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ही लिखा जाता है, उसके बाद विल शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में नहीं आया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस है राम को कब झुकना होगा, तो कब का इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखा जाता है, तो कब का हो जाएगा व्हेन, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे विल शैल, तो राम है तो राम के हिसाब से विल आएगा, व्हेन विल, उसके बाद सब्जेक्ट तो इसमें राम है, और उसके बाद इसमें नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, फिर हैव टू, और उसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें है झुकना, तो इसका हो जाएगा बो डाउन, BOW, बो डाउन, DOWN, डाउन, ठीक है। व्हेन विल राम हैव टू बो डाउन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा, उसके बाद विल या शैल लिखा जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ विल आया राम के हिसाब से, और फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू, और फिर यहाँ पे झुकना की इंग्लिश लिखा गया है बो डाउन, ठीक है। व्हेन विल राम हैव टू बो डाउन, राम को कब झुकना होगा या कब झुकना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे क्यों नहीं पैसा कमाना पड़ेगा, तो क्यों का इंग्लिश वाई, उसके बाद हम लोग विल शैल लिखेंगे, तो मुझे का आई के साथ शैल लगता है, वाई शैल, उसके बाद सब्जेक्ट तो वाई शैल आई, उसके बाद नॉट लिखेंगे, तो इसमें नहीं आया है तो हमको नॉट लिखना होगा, नॉट, वाई शैल आई नॉट, उसके बाद हैव टू, ठीक है, और उसके बाद जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ आया है कमाना का होता है अर्न, हैव टू अर्न, और पैसा का मनी। उसके बाद क्वेश्चन, सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हमने शैल लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं आया था तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर हैव टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे पैसा आया है तो पैसा का हमने मनी लिख दिया, ठीक है। वाई शैल आई नॉट हैव टू अर्न मनी, मुझे क्यों नहीं पैसा कमाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।